अगर आप किसी देश को जीतना चाहते हैं तो पहले आपको उस देश की जनता को, उस देश के लोगों को अपने काबू में करना होगा। ये शब्द मेरे नहीं, एडोल्फ हिटलर के हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 3 की। इतिहास का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 अध्यायों की वीडियोस बना दिए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से। इस कहानी को शब्दशः मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझाने की आवश्यकता है अलग से, तो वहाँ पर मैं रुक भी जाऊँगा और आपको समझा भी दूँगा। आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी एकाग्रता के साथ में, और अपनी कल्पना शक्ति को बनाए रखिएगा। तो बात शुरू होती है 1945 के वसंत से। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। अब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। आप समझिए कि मंजर कितना भयावह है। एक बच्चे को यह डर था कि उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे, इसलिए उसने 9 साल तक अपने घर में खाने का एक कौर भी नहीं खाया। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। अब इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, हम इन सब के बारे में विस्तार से इस अध्याय में जानेंगे। फिलहाल कहानी पर लौटते हैं। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद का क्या मतलब था। और इस सिलसिले में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हेलमुट के पिता ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी और वे किस चीज़ से डरे हुए थे। दोस्तों, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, ठीक है। और हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री, नाम क्या है, गोेबल्स। तो हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोेबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। समझ रहे हैं आप, हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोेबल्स ने अपने पूरे परिवार के साथ बर्लिन के एक बंकर में क्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था।
अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे कि मित्र राष्ट्र। क्या अर्थ होता है इसका? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व दोस्तों शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। हमारे लिए यह शब्द नया नहीं है, क्योंकि पिछले 2 अध्याय के वीडियो भी हमने देख लिए हैं। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। तो मित्र राष्ट्र से क्या तात्पर्य है, मुझे उम्मीद है अब हम समझ गए हैं। दोस्तों, युद्ध के दौरान जर्मनी का जो व्यवहार था, ख़ास तौर से इंसानियत के खिलाफ जो उसने अपराध किए गए थे, उसकी वजह से मैं आपको बता दूं, कई सारे गंभीर नैतिक सवाल खड़े हो जाते हैं और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि हम जिन कृत्यों की बात कर रहे हैं वो कौन से थे, क्या थे? तो आप समझिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत क्या हुआ, यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोग, उनको सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। आप समझ रहे हैं, सामूहिक रूप से मारा जाने लगा, इसका क्या अर्थ है? और दोस्तों, इस युद्ध में मारे गए लोगों में कौन कौन थे? 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। ठीक है, साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग जिनको घोषित कर दिया गया था, ऐसे 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए, है ना दोस्तों। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए थे। ठीक है, इतनी तादाद में लोगों को मारना था तो कत्लखाने भी बनाए गए थे ऑशविट्ज़ जैसे। ठीक है, जहाँ पर क्या होता था, जहरीली गैस से हज़ारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये मंज़र आपने ज़रूर किसी न किसी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आप जब इन शब्दों को सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कल्पना कर पा रहे हैं कि कितना भयावह मंज़र था। दोस्तों, न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। पहले विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। ठीक है, अब आपके मन में, मेरे मन में और हम सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो अनुभव क्या था। तो चलिए जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत वाइमर गणराज्य का जन्म। अब समझिएगा दोस्तों, बात शुरू होती है 20वीं शताब्दी से। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, वर्षों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के जो मित्र राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद गई थी कि उन्हें जल्दी ही क्या मिल जाएगी, विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की यहाँ से उम्मीद थी। और दोस्तों, इस उम्मीद के चलते उन्हें एक बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ये युद्ध जो है वो इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को उस समय आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर ये युद्ध रख देगा। आप जानते हैं कि जब कोई युद्ध होता है तो आर्थिक संकट भी सामने आते हैं। फ्रांस और बेल्जियम, इन पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में तो सफलताएं प्राप्त करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो समय आया 1917 का, इसमें जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार दोस्तों समय आया नवंबर 1918 का।
इस समय में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, साम्राज्यवादी जर्मनी की जो हार थी, जो पराजय, और जो सम्राट था उसने जो पद त्याग दिया, उसने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए साँचे में ढालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया। अब आप समझिए, इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर, समझिएगा, संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अब इसमें क्या था, इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान यानी बराबर और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि संघीय आधार पर जो लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया वो क्या है ना। लेकिन दोस्तों, ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, रास नहीं आ रहा था। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में दोस्तों जर्मनी की पराजय हुई और उसके बाद जो विजयी देश थे उन्होंने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। दोस्तों, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी और युद्ध सारी तबाही के लिए, आप समझिए, युद्ध जो है अपराध बोध अनुच्छेद यानी वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके एवज में, इसके बदले में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है, बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही क्या ठहराया? जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक की बात आप समझ गए, है ना। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और तथ्यों को जाना। हमने ये जाना कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी को भुगतना पड़ा कठोर दंडों से, भुगतान से, उसी के चलते उसी का परिणाम था जो हुआ, जो इस अध्याय में हमने देखा, और इसीलिए उन्हें जो है कठोर सज़ा नहीं दी गई। खैर, फिलहाल अब हम एक बार और देख लेते हैं युद्ध का असर। एक बार और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस अवधारणा को अभी तक समझ चुके हैं जो अभी हमने देखा। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, चूंकि किताब में दिया हुआ है तो समझ में आना चाहिए। दोस्तों, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, है ना, दोनों ही स्तरों पर तोड़ करके रख दिया, यानी मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी। दोस्तों, यूरोप, सोचिए, जो कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि यूरोप जो कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अब विडंबना क्या थी? यही थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराधबोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। समझिएगा, नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा, है ना। आप समझ सकते हैं, यही है युद्ध का असर। दोस्तों, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान भी मिलने लगा और हमें यहाँ पर बताया गया है कि राजनेता और प्रचारक
दोनों ही इस बात पर जोर देने लग गए कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सोच लीजिए, यानी युद्ध का समर्थन है ऐसी मानसिकता। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। अब ये खंदक क्या है? खंदकों की जिंदगी का जो महिमा मंडन हो रहा है, इसमें खंदक है क्या? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए जो खोदे जाने वाले गड्ढे हैं, उन्हें खंदक कहा जाता है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। तो खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, जहरीली गैस और दुश्मन की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल वो मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान में प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। दोस्तों, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अब आप समझिए, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। रेडिकलवाद यानी आमूल परिवर्तनवाद, ठीक है? ओके, तो सुनिए, जिस समय दोस्तों वाइमर गणराज्य, अभी हमने देखा वाइमर गणराज्य के बारे में, उसे किस तरह से हर्जाना चुकाना पड़ रहा था, झेलना पड़ रहा था सारी चीज़ों को। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, समझिएगा उसी समय क्या हुआ कि रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी एक स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। अब ये बोल्शेविक क्या था? बोल्शेविक क्रांति, ये हमने पिछले अध्याय में देखा है ना, हम जानते हैं। इस चित्र को देखिए, स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का ये दृश्य है। प्रशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित ये रैली 1918-1919 के ठंड के समय में, जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन और रोजाना की घटना बन गया था। ठीक है, 1918-1919 की बात है। दोस्तों, बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के क्या हो गए? कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। अब समझिए, क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। आप समझ सकते हैं कि क्यों इस पैराग्राफ का शीर्षक राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट है ना? अब समझिए, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को दोस्तों 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिल जाता है। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध तो मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद में क्या हुआ कि युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। दोस्तों, ये एक तरह का दोहरा बोझ था, और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्जे और हर्जाना चुकाने से कर दिया इनकार, और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कर लिया कब्जा। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब आप समझिए, इस चित्र को पहले देखिए, ये वाले को। वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। इसे ही शायद अर्थव्यवस्था की भाषा में, आर्थिक भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है।
यानी इन्फ्लेशन। चलिए, जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लग गया। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। आप समझिए कि महज कुछ ही महीनों में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क से बढ़ करके 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि इसमें इन्फ्लेशन कितना हुआ। दोस्तों, इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लग गई। रेखाचित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। दोस्तों, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है अति मुद्रास्फीति। समझ गए हैं आप? मुझे उम्मीद है। अब समझिए, जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए क्या हुआ। अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया, यानी दखल दिया, और इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। इस योजना में दोस्तों जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय किया गया। इस चित्र को देखिए, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, 1923। चलिए, अब बात करते हैं मंदी के सालों की। सन 1924 से 1928 तक दोस्तों जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन ये स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों, जो कुछ समय के लिए कर्ज लिए गए थे, उन पर टिका हुआ था, आश्रित था। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब 1929 में 1929 में दोस्तों वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धाराशायी हो गया, तो जर्मनी को जो मदद मिल रही थी ना, वो भी हो गई रातों रात बंद। अब कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लग गए। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में, सिर्फ एक दिन में सोचिए, 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी और 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में दोस्तों अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। आप समझिए, इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कैसे, समझिएगा। समय था 1932 का, जब जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले, यानी 3 साल पहले के मुकाबले 40% रह गया था। सोचिए, 60% की गिरावट आ गई मात्र 3 साल में। अब ऐसे में मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती को गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। दोस्तों, जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आप समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। अब सुनिए, आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, यानी मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही थी, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। अब ये सर्वहाराकरण क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ होता है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, यानी इतना गरीब हो जाना कि धीरे धीरे व्यापारी से मजदूर हो जाना। दोस्तों,
उन्हें डर था कि अगर यही डर्रा रहा तो वो भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। मान लीजिए कि एक मजदूर है, आपको उससे कुछ काम करवाना है और वो आपसे कह रहा है कि 6 घंटे के 400 रुपये लेगा, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी उससे काम करवाना, क्योंकि यहाँ पर मज़दूर एक ही है। लेकिन अगर मज़दूर 10 हों तो उसे कीमत आपके कहने पे कुछ कम भी करनी पड़ सकती है, अगर यूनिटी ना हो तो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति 380 में काम करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा ही मंजर इस समय भी यहाँ पर फैल रहा था। एक बार फिर इस लाइन को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी यानी मजदूरों की मोल भाव क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा समूह कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से बहुत परेशान था। और दोस्तों, युवाओं को, जो युवा वर्ग था, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से इस समय गुजर रहा था, है ना। नाजुक दौर तो है ही। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। दोस्तों, इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित भी थी। अब इसमें क्या थी, समझिए। इस प्रावधान की वजह से हो ये रहा था कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार में सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से भी थी। अब ये क्या था, ये इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि मात्र 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। दोस्तों, ये वही समय था जिस समय अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। अब क्या होगा, समझिए। हिटलर का उदय। दोस्तों, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। समय था 1889 का, यानी कि 1889 का, जब ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए, यानी पुरस्कार जीते, मेडल जीते। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया था। 1919 का समय आया जब उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्य ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। अब आप समझ सकते हैं कि नात्सीवाद का उदय कैसे हुआ, यानी ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ही है जिसको बाद में नात्सी के नाम से जाना जा रहा है। अब समझिएगा दोस्तों, समय था 1923 जब हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी का जो समय था उसके समय नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो गए थे, काम धंधा बंद होते जा रहा था, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। ऐसे में नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटॉग के
लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। समझिए, हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच ली थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित करी। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का ही एक हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब हिटलर के उदय के साथ समझेंगे लोकतंत्र के ध्वंस को। तो तारीख है 30 जनवरी, साल चल रहा है 1933 का। इस तारीख को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में एक रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। यानी अब कोई भी जो है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रेस के द्वारा सभा करने के लिए नहीं कर सकता। इसकी आज़ादी को समाप्त कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। समझिएगा, वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया जाता था। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया जाने लगा। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। समझिए, नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। दोस्तों, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनबेलिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या था? इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया था। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जितनी भी सामाजिक पार्टियां थी और ट्रेड यूनियन थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गोस्तापे यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन नए गठित हुए दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और यहाँ पर हमें यह भी बताया है कि यही थे जिनकी वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे और किसी को भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, समझिएगा, देश निकाला दिया जा सकता था, यानी देश से निकाल दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। और दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश निरपेक्ष शासन का अधिकार
प्राप्त कर लिया था। इस चित्र को देखिए, पोस्टर से घोषणा आपका फॉक्सवैगन। इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती है कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। समझिएगा, पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्यालमार शाख्त को सौंपी। सोचिए, अर्थव्यवस्था कितनी गिर गई थी, मुद्रास्फीति कितनी बढ़ गई थी, कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, हमने अभी देखा। अब इसको सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हिटलर ने सौंप दी है अर्थशास्त्री ह्यालमार शाख्त को। क्या हुआ? शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले जितने भी रोजगार संवर्धन कार्यक्रम थे, उसके जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की ही तो देन थी। आपने नाम सुना होगा वॉक्सवैगन, है ना? फॉक्सवैगन, ये मशहूर कार का जिक्र यहाँ पर आया है। अब आगे समझते हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिल गई। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा उसने कब्जा किया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में जब 1938 आया तो उसमें ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। दोस्तों, ये वही समय था जब उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? प्रश्न आएगा। क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों में ऐसा लगा कि देश की नियति अब बदलने वाली है, यानी पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यहाँ पर नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में दोस्तों नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकार बिठा दी गई और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के एक लंबे सपने पर केंद्रित कर दिया। वो चाहता था कि वो यूरोप को जीत ले। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह यानी लिविंग स्पेस का इंतज़ाम करना चाहता था। जून 1941 का समय आया जब उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब समझिए, सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व को स्थापित कर दिया। अब आगे समझिए। मुझे उम्मीद है पूरी कहानी के साथ आप जुड़े हुए हैं पूरे क्रम से, है ना? तो समझिएगा आगे क्या हो रहा है। ये एक कहानी की तरह समझाया गया है हमें इस अध्याय में, और कुछ भी ऐसा अगर मुझे लगता है कि जहाँ पर कुछ कठिनाई है, कुछ कठिनता से समझाने की कोशिश की गई है, तो मैं रुककर आपको ज़रूर समझाता हूँ। लेकिन ये बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर हमें बताया गया है और इसे शब्दशः पढ़ना जो है वो इस कहानी को सीधे तौर पर समझना है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और सुनिएगा ध्यान से। जब कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझाना है
तब मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा और हम उस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। अब दोस्तों आगे क्या बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इस युद्ध में फंसने से अभी तक तो बचता रहा है ना। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई जो आर्थिक समस्याएं थी उनको दोबारा जो है वो झेलना नहीं चाहता था, है ना। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक के युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। कौन? अमेरिका। पूर्व में जापान की ताकत फैलती ही जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले को पूरी योजना बना ली थी हमले की, है ना। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तब अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में दोस्तों कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ही खत्म हुआ। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। अब समझिएगा, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा दोस्तों हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची ही थी। आप ऐसा समझिए, इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। अब दोस्तों यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था, है ना। और बाकी जो तमाम समाज थे उनको उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य या फिर यहूदियों के बीच में रखा गया था। ठीक है, अब समझिए हिटलर की ये जो नस्ली सोच थी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। और डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए क्या किया, पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। ये विचार कि जो सबसे फिट है वही जिंदा बचेगा, सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समझ रहे हैं आप, इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है ना। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। दोस्तों इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया, है ना। दोस्तों नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया का वर्चस्व भी कायम करना है। दोस्तों अब समझिए हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनस्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से भी तो संबंधित था। वह मानता था, कौन? हिटलर, कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। दोस्तों हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। नया शब्द क्या था? नॉर्डिक जर्मन आर्य। दोस्तों आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड का मतलब होता है नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले। ठीक है, अब समझिए, बात करते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना की। दोस्तों सत्ता में पहुंचने के बाद नाज़ियों ने क्या किया? शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया,
है ना। अब समझिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ना विस्तारित जर्मन साम्राज्य में जो मौजूद उन जो समाज थे या नस्लें थी जिनको उनको ख़त्म करना शुरू किया, जिन्हें वे अवांछित मानते थे, है ना। और नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनना चाहते थे, ठीक है ना। अब उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे, है ना, और केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य उस समय माना जा सकता था, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, समझिए। इसका मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। तो यूथेनेजिया, जिसका अर्थ होता है दया मृत्यु, कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था। याद कीजिए हेलमुट की कहानी जिसे हमने पढ़ा था, है ना। तो मौत के घाट उतारा था, मौत के घाट, और जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। दोस्तों, केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। दोस्तों, जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में क्या किया गया, नागरिकता छीनने के बाद उन्हें मार दिया गया, है ना। फिर हमें यह भी बताया है कि रूसी और पॉलिश मूल के जो लोग थे ना, उनको भी मनुष्य से कमतर माना गया। कौन को, रूसी और पॉलिश मूल के जो लोग थे। और जब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो हुआ ये कि स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया और उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक ही नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मारे गए। दोस्तों, नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी, यानी नफरत भी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईसाइयों का आरोप था क्या, कि ईसा मसीह को यहूदी ने ही मारा था, और ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, है ना। सूदखोर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं ना, वो उन महाजनों को सूदखोर कहा जाता है और इस शब्द का प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी, ठीक है। सोचिए, मध्यकाल तक यहूदी लोग ज़मीन का मालिक नहीं बन सकते थे। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें गेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार इनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। दोस्तों, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। दोस्तों, इसी नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब समझिए, सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 39 और 45 का समय आया। 1939 से 45 के बीच के इस दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। अब समझिए, नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया। दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा, पारीक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण पैराग्राफ होने वाला है। दोस्तों, युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना, नस्लवादी और कल्पना लोक यानी ये आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो जर्मनी में उस समय मिला लिया गया। अब पोलैंड के लोगों को अपने घर, और यहाँ पर लिखा गया है माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जर्मनी के कब्जे वाला जो यूरोप था उसमें रहने वाले जो जर्मन थे उनको वहाँ ला करके बसाया जा सके। अब इसके बाद क्या हुआ, पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया और जर्मन साम्राज्य में जो तमाम अवांछित तत्व उस समय मौजूद थे उनको जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ला करके रखा जाता था।
पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा जाने लग गया। और ये पूरे पोलैंड में, मैं आपको बता दूं कि पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर पे गुलाम बना लेने की एक चाल थी। और इसमें आर्य जैसे लगने वाले जो पोलैंड के बच्चे थे उनको उनके माँ बाप से छीन करके जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। अगर वो नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। दोस्तों, जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। इस चित्र को आप देख रहे हैं, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी है ये। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर हमें दिया गया है मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार, 1933 से 1939। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है ना। ये स्रोत दिए गए हैं अलग अलग। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जो है उन्हें मौत के घाट उतारा जाता था। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति की। दोस्तों, युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए स्कूल के भीतर यानी अंदर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लग गया। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। और बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में ही झोंक दिया गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है कि अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, और यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। इसके बाद में हमें ये भी यहाँ पर बताया गया है कि और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, है ना, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। ठीक है ना, तो उनके अंदर हिंसा और आक्रामकता की भावना उस समय पैदा की जाती थी। दोस्तों, इसके बाद में 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। अब इसका मतलब क्या है? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन उसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी, और इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य वांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे, और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी, है ना। दोस्तों, नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि नाज़ी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया था। 1933 का जब समय आया, जब तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। सोचिए, युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात करते हैं मातृत्व की नाज़ी सोच के विषय में। दोस्तों, नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार क्या बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती हैं। उन्हें यह समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। ठीक है दोस्तों, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था, और आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजावाहक भी वही थी। 1933 में दोस्तों हिटलर ने कहा था, क्या कहा था? मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे।
ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट में उन्हें सस्ते दिए जाते थे, सस्ते मिलते थे। हिटलर ने उन्हें खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोतकर उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए। अब देखते हैं प्रचार की कला को। दोस्तों, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और यकीन मानिए बिना होशियारी से इस्तेमाल किए ये सब संभव भी नहीं था। उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। दोस्तों, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित भी किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, समझिए, है ना, और उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम भी किया जाता था। दोस्तों, प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। इटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। दोस्तों, उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छुछंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए और मैं आपको बता दूं कि पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल कर सकते हैं और वो है नाज़ी। आप इस चित्र को देख सकते हैं, यहूदियों पर हमला करता हुआ ये एक नाज़ी पोस्टर है। चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है। पंक्तियां क्या है, इसे सुनिएगा। पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आती होगी। एक नाज़ी पर्चा छपा हुआ था, उसके बारे में यहाँ दिया गया है, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में ये छपा एक नाज़ी पर्चा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और अब हम देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। दोस्तों, नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, ये हमारे सामने एक प्रश्न है। इसका उत्तर भी समझिए। बहुत सारे लोग जो नाज़ी
मतलब यहाँ पे लिखा है शब्द आडंबर, है ना, और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए, वो दुनिया को नासी नज़रों से देखने लग गए थे, है ना। और किसी यहूदी से आमना सामना हो जाता जब, तो उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का अफसोस होता था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि नासीवाद ही है जो देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, और दोस्तों यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर के विरोध भी किया। ठीक है दोस्तों, लोग कई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते भी थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादातर बेहतर मानते थे। उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। दोस्तों, गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। क्या है समझिए। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। दोस्तों, नाजी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लग गए थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल और आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत व चाल ढाल दिखने लग गई थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। वारसा गेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के 3 टिनों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। अब समय आ गया है महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, पढ़ने का। दोस्तों, नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लग गई थी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज को मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, है ना। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस यानी होलोकास्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटो और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। अब मैं आपको दोस्तों गांधी जी के 2 वो पत्र बताऊंगा जो उन्होंने हिटलर को उस समय लिखे थे।
हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939। ध्यान से सुनिएगा गांधी जी ने हिटलर को क्या लिखा। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता था कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल न की है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। ये दूसरा पत्र है, 24 दिसंबर 1940 को लिखा था। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही है जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितना ही निपुणतापूर्वक नियोजित किया क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि अगर ये कहानी, ये वीडियो आपको समझ में आया है, यह अध्याय आप समझ पाए हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा, अपने मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस अध्याय को। और जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।